राजस्थान की भूगोल में ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में अपन इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने वनों का वितरण और वन संसाधन चल रहे थे राजस्थान की भूगोल में, विशेष करके वन संसाधन और प्राकृतिक वनस्पति में वन संसाधन, वनों का एक प्रशासनिक वर्गीकरण किया था अपन ने। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने वनों का प्रशासनिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से आरक्षित, अवर्गीकृत, ये प्रकार अपन ने प्रशासनिक दृष्टि से किए थे, जिसको आगे जाकर के भौगोलिक क्षेत्र में भी बांटा था। वनों का कुछ आर्थिक महत्व भी अपन ने इस दृष्टि से जाना था, तो वनों का आर्थिक महत्व कुछ शेष रह गया, तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से अपन वनों का आर्थिक महत्व और वन संरक्षण एवं संवर्धन, कहने का मतलब है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि वनों के विकास के हेतु कुछ कार्यक्रम सरकार के तहत कुछ कार्यक्रम अपनाए गए हैं। तो वनों का आर्थिक महत्व और उनका संरक्षण और संवर्धन, यानी कि कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, ये जिस टॉपिक पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो आज अपन थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से वनों का आर्थिक महत्व यदि देखें तो वन एक और तो प्राकृतिक सुंदरता में अभिवृद्धि करते हैं और पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, यानी कहने का मतलब है कि वन एक और प्राकृतिक सुंदरता में अभिवृद्धि करके पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, जलवायु को सम बनाते हैं तथा इसके तापमान को अधिक एवं कम होने से रोकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि तापमान को अधिक होने एवं कम होने से रोकते हैं, जलवायु को सम बनाए रखते हैं, प्राकृतिक सुंदरता में अभिवृद्धि करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं और इसमें जलवायु में आर्द्रता में वृद्धि करके वर्षा में भी सहायक होते हैं। और कहने का मतलब है कि वहीं दूसरी ओर वनों से अनेक प्रकार की उपजें प्राप्त होती हैं। वन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य के वनों से लगभग 45,000, राज्य में वनों से लगभग 45,000 व्यक्ति, यानी कि राज्य के वनों से लगभग 45,000 व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करते हैं। रोजगार मिला हुआ है वनों से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 45,000 व्यक्तियों को रोजगार वनों से मिला हुआ है तथा राज्य को लगभग 1 करोड़ रुपए की वार्षिक आय भी वनों से प्राप्त होती है। यानी कि राजस्थान राज्य को वनों से सीधी 10 करोड़ रुपए की वार्षिक आय, यानी कि राज्य को लगभग 10 करोड़ रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होती है। और राज्य के वनों का आर्थिक महत्व, उसकी प्राप्त होने वाली विभिन्न उपजें एवं उनके महत्व से, विभिन्न वनों से जो विभिन्न प्रकार की उपजें प्राप्त होती है, तो कहने का मतलब ये है कि अर्थात राज्य में वनों का महत्व उनकी उपजों से प्राप्त होने वाली विभिन्न उपजों एवं उनके जो महत्व है उनसे अपने अनुमान लगा सकते हैं कि वन कितने इंपॉर्टेंस है, वनों का कितना महत्व है। कहने का मतलब राजस्थान के वनों में कुछ मुख्य उपजें भी प्राप्त होती हैं, वनों से कुछ मुख्य उपजें भी प्राप्त होती हैं, जिसमें सबसे पहले अपन ने इमारती लकड़ी देखी थी कि इमारती लकड़ी, ईंधन हेतु लकड़ी और उसका कोयला, तेंदू का पत्ता, बांस, गोंद, कत्था और लाख, घास, खस, महुआ, औषधि निर्माण, औषधीय पौधे, ये सब क्या है? ये वनों की मुख्य उपजें हैं, इनसे प्राप्त होती हैं। इमारती लकड़ी में सागवान, धोकड़ा, सालर, शीशम, बबूल, इनकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के उपयोग में किया जाता है। और राज्य से लगभग जो 30 लाख फुट लकड़ी प्रतिवर्ष
इमारती उपयोग में ली जाती है। शीशम है वो श्री गंगानगर के क्षेत्र से, और सागवान है वो बांसवाड़ा के, बांसवाड़ा जैसे दक्षिण राजस्थान है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, इन जिलों से विशेष करके सागवान प्राप्त किया जाता है। और सागवान की इन जिलों में प्रधानता है, सागवान मुख्य रूप से मिलता है। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय रूप से अन्य वृक्षों की जो लकड़ियां हैं वो भी इनका जो इमारती रूप में काम में लिया जाता है। और वास्तव में वनों का यह उपयोग जहां आय का एक साधन है, वहीं दूसरी ओर जो मुख्य रूप से इमारती लकड़ी का एक प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। तो इसके बाद में यदि ईंधन की दृष्टि से देखें तो ईंधन जो जैविकीय ईंधन है, कोयला, वो भी एक प्राकृतिक वनस्पति से बनता है। कोयले का निर्माण है वो करोड़ों वर्षों पहले दाब और ताप से, जो वनस्पति भूगर्भीय हलचल से दब गई, उससे कोयले का निर्माण होता है। तो एक तो ईंधन हेतु लकड़ी, जलाऊ लकड़ी जो घरों में यूज होती है, वो भी सीधी जो डायरेक्ट रूप से अपने को पेड़ों से प्राप्त होती है। और कोयला जो एक ईंधनीय है, वनों का उपयोग जो स्थानीय, एक यूं समझिएगा कि स्थानीय रूप से ईंधन के रूप में सदैव से ही जो आता रहा है, और जलाने की लकड़ी वनों से ही प्राप्त होती है। इसका प्रमुख कारण है जो मध्यम और जो गरीब एवं आदिवासी परिवारों के पास में ईंधन का वैकल्पिक स्रोत नहीं है, वैकल्पिक स्रोत नहीं होता है, उसके पास में कोई अपने गैस चूल्हा नहीं होता है, तो वो लकड़ी को जलाते हैं। इस प्रकार से ईंधन और लकड़ी इसका भी उपयोग होता है। तेंदू, इसका उपयोग बीड़ी बनाने हेतु किया जाता है। और तेंदू के जो वृक्ष हैं वो झालावाड़, कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में बहुतायत में मिलते हैं। तो राज्य सरकार ने इनकी जो पत्तियां हैं वो ठेके पर दे देती है। और बीड़ी बनाने के प्रमुख केंद्र है वो जयपुर है, अजमेर है, कोटा है, टोंक है, भीलवाड़ा है, झालावाड़ है, पाली है। इनमें बीड़ी बनाने के कारखाने ज्यादातर तेंदू के पत्ते से जो बीड़ी बनती है वो स्थित है। इससे पर्याप्त रोजगार भी उपलब्ध होता है। और लगभग यूं समझिएगा कि 2.60 लाख जो तेंदू के पत्ते से उत्पादित है वो प्रतिवर्ष से, जिसको अपने बोलते हैं बीड़ियां का निर्माण होता है। इसके अलावा बांस, इसका उपयोग टोकरी, चारपाई, ये झोपड़ियां, कागज, फर्नीचर, इनके निर्माण में किया जाता है। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और भरतपुर जिलों में भी बांस उपलब्ध है। इसके अलावा गोंद, कत्था और लाख, वनों से प्राप्त उपजों में गोंद, कत्था और लाख प्रमुख है। गोंद अनेक वृक्षों जैसे खेजड़ा है, बबुल है, ढाक है, नीम है, पिप्पल है, इनसे प्राप्त किया जाता है। और हाल ही में अभी कुछ ही वर्षों में जोधपुर के मरु अनुसंधान केंद्र में ऐसे वृक्षों की पहचान की गई है जिससे अधिक मात्रा में गोंद प्राप्त किया जा सकता है। और राज्य में गोंद का निर्यात भी किया जाता है। राजस्थान राज्य में गोंद का निर्यात भी किया जाता है। और विशेष करके कत्थे का उत्पादन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कत्थे का उत्पादन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर और जयपुर जिलों में किया जाता है। और राजस्थान में प्रतिवर्ष लगभग 350 टन, 350 टन प्रतिवर्ष कत्थे का उत्पादन होता है। और लाख का उत्पादन भी राज्य में कोई जो लाख है, लाख गोंद के अलावा एक लाख और बच जाता है, तो उनका थोड़ा कम उत्पादन होता है। राजस्थान राज्य में अधिक उत्पादन नहीं होता है। इसके अलावा घास, और घास में भी खसखस घास होती है, खस महुआ, जो शराब बनाई जाती है महुए से। राज्य में अनेक प्रकार की घास प्राकृतिक रूप से जो उगती है, जिसका उपयोग पशु चारे के अतिरिक्त रस्सी, झाड़ू, ये चीजें वस्तुएं बनाने में की जाती है, काम में ली जाती है। खस घास है वो एक प्रकार की मुख्य रूप से सुगंधित घास होती है और इसका तेल निकाला जाता है तथा टटिया बनाई जाती है।
अब ये टाटिया क्या होता है? टाटिया ये जो कूलर वगैरह होते हैं, अपने कूलर जो गर्मियों में कमरों को ठंडे रखने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर कूलर होते हैं विशेष प्रकार के, उसके जो टटिया होते हैं, जो घास होती है, वो इनसे निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो कमरों को ठंडा रखने में काम में आती हैं जो टटिया भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक जिले में विशेष करके ये उपलब्ध होती है। खस नाम की महुआ है वो, जो दक्षिण राजस्थान में भीलों द्वारा विशेष प्रकार की जो महुए से शराब बनाई जाती है। महुआ विशेष करके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा दक्षिण राजस्थान, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिलों में प्रचुरता में मिलता है महुआ। इस वृक्ष से यानी महुए की वृक्ष से प्राप्त फल का उपयोग तेल और शराब बनाने में किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के आदिवासी भील इसका उपयोग अधिक करते हैं और सेवण घास बाड़मेर जिले तथा मरू राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्रों में मिलती है। औषधीय पौधे, इसके बाद में वनों का आर्थिक महत्व देखें तो ये अपना जो टॉपिक चल रहा था उसमें कुछ मुख्य उपजें प्राप्त होती है, उन उपजों के बारे में अपनी जानकारी ले रहे हैं। तो इसी में औषधीय पौधे, मुख्य उपजों में औषधीय पौधे, यानी वनों में अनेक प्रकार के औषधीय पौधे हैं जिनका उचित उपयोग आवश्यक है। वर्तमान में इसका जो सीमित उपयोग हो रहा है, लेकिन ये बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो जोधपुर में है, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जोधपुर केंद्र ने इस प्रकार के 200 से अधिक पौधों का अभी हाल ही में सर्वेक्षण करके पता लगाया है और जिनका औषधि उपयोग संभव है, जिनका आयुर्वेदिक जिसको बोलते हैं अपने आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में इसका उपयोग संभव है। इसके अलावा वनों से प्राप्त अन्य पदार्थों में आंवला है, केर है, शहद है, मोम है, बेर है, तेंदू है, ये अनेक प्रकार की कंदमूल है, ये प्राप्त होते हैं। वास्तव में वनों का उपयोग एक बहुमुखी है, वनों का उपयोग एक बहुमुखी है। आवश्यकता है कि उनके समुचित एवं नियोजित उपयोग की यदि वनों का वैज्ञानिक रूप से उपयोग किया जाए तो वनों का विनाश भी नहीं होगा और वे मानव को एक विशिष्ट पदार्थ भी देते रहेंगे। वनों का नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटन उद्योग देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है और राज्य में एक विकसित अभ्यारण्य इसके एक जीवंत जाते उदाहरण है अभ्यारण्य। और वास्तव में वन प्राकृतिक संसाधनों में एक मूल्यवान संसाधन भी है और जिनका पर्याप्त आर्थिक महत्व है। इस प्रकार से अपने वनों का संरक्षण एवं संवर्धन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट करना अति आवश्यक है, वनों को बचाना अति आवश्यक है। तो इसी क्रम में अपन वनों का आर्थिक महत्व है, हमने जाना कि कौन सा आर्थिक महत्व है और राजस्थान में वनों की जो सीमित उपलब्धता है एवं उनकी तीव्र गति से हो रहे विनाश के कारण सीमित उपलब्धता है और विनाश है वो तीव्र गति से हो रहा है। वन विनाश है, वनों की कटाई है वो अंधाधुंध कटाई हो रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण और बढ़ता हुआ नगरीकरण, यानी कि नगरीकरण, औद्योगिकरण और भ्रष्ट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ाव हो रहा है उनकी वजह से वनों का जल्दी जल्दी विनाश हो रहा है। तो इन विनाश के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म हो रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है। कहने का मतलब यह है कि जो तीव्र गति से वन विनाश हो रहा है और इन वन विनाश के कारण में अनेक समस्याओं का जन्म हो रहा है। अब ये समस्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे पारिस्थितिकी संतुलन जो है, पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होना, पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होना, यानी कि इकोलॉजी सिस्टम है, इसमें जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो ओजोन अपने विशेष करके ग्लोबल वार्मिंग को जो बढ़ावा देने वाली गैसें हैं, विशेष करके जो भूमंडलीय तापमान और ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसें हैं, उसका प्रभाव बढ़ता रहा है, उसका प्रभाव बढ़ रहा है क्योंकि वन घट रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसका जलवायु पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन की एक समस्या आ रही है
तापमान की बढ़ोतरी हो रही है, वर्षा की अनियमितता बढ़ रही है, वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता, अतिवृष्टि और अनावृष्टि जैसी भयंकर एक समस्या, एक तरफ तो बाढ़ आ रही है, ब्रस्ट ऑफ द मानसून यानी कि मानसून का फूट पड़ना, अचानक है वो बाढ़ आ रही है, बाढ़ से त्रासदी, एक तरफ है चक्रवात, भूस्खलन यानी कि कुल आपदाओं का जन्म हो रहा है, दूसरी ओर सूखा पड़ रहा है यानी कि कई कारण हो रहे हैं, जन्म हो रहा है। तो इसको टोटल कुल मिलाकर के एक नाम देते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होना, यानी कि जलवायु परिवर्तन जिसको कहते हैं, पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होना। और इसी के साथ साथ यदि देखें तो दूसरी जो समस्या है, दूसरी समस्या का जो जन्म हो रहा है वो वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता में कमी आ रही है। वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता में कमी, ये वन विनाश के कारण इस समस्या का एक जन्म हो रहा है कि वायुमंडल में जो नमी धारण करने की क्षमता है वो कम हो रही है। वायुमंडल में जो विशेष करके नमी धारण करने की क्षमता का कम होना। इसके बाद में जो तीसरी समस्या है वो तापमान में वृद्धि, टेम्परेचर ग्रोथ हो रहा है। चौथी समस्या है वर्षा में कमी हो रही है। पांचवी समस्या है वो मृदा अपरदन की वृद्धि, यानी मृदा अपरदन में बढ़ाव हो रहा है। और छठी समस्या है वो बाढ़ प्रकोपों में वृद्धि, यानी कि बाढ़ों में वृद्धि हो रही है। अतिवृष्टि जिसको बोलते हैं, अनावृष्टि अकाल को बोलते हैं, अतिवृष्टि बाढ़ को बोलते हैं। तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि शब्द भी अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है वर्षा में कमी और बाढ़ प्रकोप में वृद्धि। तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि, और एक मृदा अपरदन में वृद्धि हो रही है वनों से, क्योंकि वनों की जड़ें हैं वो मृदा को बनाए रखते हैं, मृदा को ढीली नहीं होने देते। तो मृदा का कटाव किससे होता है? मृदा का कटाव दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, एक तो उड़ती हुई हवा और एक बहता हुआ पानी। यदि मृदा ढीली होगी तो मृदा या तो हवा के साथ में तेज आंधी तूफान आते हैं उसके साथ में उड़ करके चली जाएगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या बहता हुआ जो पानी है वो ढीली मृदा को अपने साथ में ले जाएगा। तो अपरदन, जैसे चंबल नदी में अवनालिका अपरदन है, वो पानी के साथ में बह करके मृदा चली जाती है। और पश्चिमी राजस्थान में विशेष करके जो मृदा उड़ करके जाती है आंधियों से, क्योंकि वन रहित क्षेत्र है, वन है नहीं, तो भूस्थल का भी प्रसार हो रहा है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की आपदाओं को जन्म होता है। और भूमि की उर्वरकता में भी कमी आती है, भूमि की उर्वरकता शक्ति, क्योंकि उपजाऊ मृदा चली जाती है तो उर्वरकता में भी कमी आती है। वन्य जीव जंतुओं की प्रजातियों का नष्ट होना, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि वन्य जीव जनजातियों का खतरा उत्पन्न हो जा रहा है। कुछ जनजातियां हैं वो वन्य जीव प्राणी है वो लुप्त हो गई, तो वन्य जीव जंतुओं को प्रजातियों का नष्ट होना, क्योंकि वो वनों में विचरण करते हैं, वन घटेंगे तो वो कहां से जीवित रहेंगे, खाने को उनको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वनों का बहुत ही महत्व है। यानी इसीलिए वनों के बारे में एक कोटेशन भी है, एक कहावत भी है कि 10 पुत्र बराबर एक वन, यानी कि जितना 10 पुत्र काम करते हैं वो अकेला एक वन काम करता है, एक पेड़ काम करता है। तो किसी विद्वान ने सच्ची कहा है कि 10 पुत्र, वनों के महत्व के बारे में बताया है कि 10 पुत्र बराबर एक वृक्ष, एक पेड़ होता है। इस प्रकार से वनों का महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय प्रदूषण में वृद्धि होती है इनका, जो अपन इसके समस्या देख रहे हैं कि वन विनाश से कौन कौन सी समस्याओं का जन्म होता है। वन विनाश से ऐसी राजस्थान में, विशेष करके राजस्थान के संदर्भ में कर रहे हैं, राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में कर रहे हैं, तो विशेष करके जो पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती है, क्योंकि वन नहीं होंगे तो पूरा एनवायरमेंट भी प्रदूषण हो जाएगा और वनों से प्राप्त पदार्थों का उपलब्ध न होना। अभी अपन ने इमारती लकड़ी पड़ी थी, अपन ने घास पड़ी थी, खस घास है, अपन ने लाख गोंद कत्था ये पड़ा था, और अपने विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं तेंदुपत्तियां हैं वो पड़ा था। वो प्राप्त कहाँ से होंगी? वो क्योंकि वनों से प्राप्त पदार्थों का उपलब्ध न होना, कहने का मतलब ये भी एक समस्या होगी। तो इस समस्या के कारण कई वन विनाश से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कुल मिलाकर के अपन ने मोटे रूप से जो तापमान में वृद्धि हो जाती है, वर्षा में कमी हो जाती है, मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाती है, बाढ़ प्रकोपों में वृद्धि हो जाती है, भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाती है, और पर्यावरण प्रदूषण है उसमें वृद्धि हो जाती है, वन्य जीवों की प्रजातियों का नष्ट हो जाती है, और वनों से प्राप्त पदार्थों उपलब्ध न होना। तो इस प्रकार से अपन ने जो पर्यावरण है उसका असंतुलित होना, ये भी एक समस्या है। कुल मिलाकर के पर्यावरण असंतुलित हो जाता है
और वन विनाश से जो उर्वरकता शक्ति है, उसकी भूमि की मृदा शक्ति है, वो कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि इनको ध्यान में रखते हुए, इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वन संरक्षण एवं संवर्धन आज की प्राथमिक आवश्यकता है। वनों को बचाना अति आवश्यक है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वन संरक्षण एवं संवर्धन आज की प्राथमिक आवश्यकता है। वन संरक्षण हेतु यदि हम उपाय करें तो कुछ उपाय अपन इस प्रकार से उपाय अपन कर सकते हैं, जिसमें देखते हैं मोटे मोटे रूप से कि जो नियंत्रित एवं उचित विधि से उनकी कटाई की जाए। वनों को बचाने के लिए समस्या का तो अपन ने देख लिया, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए और इन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए और इस तापमान को बनाए रखने के लिए और वर्षा में बढ़ोतरी करने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, बाढ़ के प्रकोपों में कमी करने के लिए, भूमि की उर्वरकता शक्ति बनाए रखने के लिए और वन्य जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं उनको नष्ट होने से बचाए रखने के लिए और पर्यावरण प्रदूषण है होता है उनको बचाने के लिए, पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अपन इसका कुछ उपाय अपना करके या नियमित बातों के तहत इसका संरक्षण कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। नियमित रूप से उचित विधि से वनों की कटाई की जाए, जिससे वनों का विनाश भी न हो और लकड़ी और पदार्थ भी प्राप्त होते रहे। कुल मिलाकर के जो परिपक्व वृक्षों की तो कटाई और वृक्षों की शाखाओं की कटाई एक विशेष क्षेत्र में कटाई के पश्चात पुनः वृद्धि हेतु छोड़ना उनको, और कटाई एवं नवीन वनों के विकास में एक आधुनिक स्वरूप यानी आधुनिक स्वरूप ये उपाय इस दिशा में लाभकारी हो सकते हैं। स्वरूप उसका आधुनिक तरीके से कटाई की जानी चाहिए। टहनियों को काटते समय छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ोतरी होनी चाहिए। वनों को एकदम उसको ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, एकदम काट देते वो है ना, टहनियाँ उसकी फूटती नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। परिपक्व वृक्षों की कटाई होनी चाहिए। वृक्षों की शाखाओं की कटाई इस प्रकार से की जाए कि एक विशेष क्षेत्र में कटाई के पश्चात पुनः वृद्धि हेतु वो वापिस बढ़ने लग जाए और नवीन वनों के विकास में ज्यादा आधुनिक स्वरूप है उनको ध्यान में रखते हुए लाभकारी अपने कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा वनों को आग से बचाना, वनाग्नि से बचाना। वन ज्यादा जंगल है वो आग से नष्ट हो जाते हैं, वनाग्नि से नष्ट हो जाते हैं, तो वनों को आग से बचा करके भी अपन वन संरक्षण बचा कर सकते हैं। कृषि एवं आवासों हेतु वनों के विनाश पर रोक लगनी चाहिए। यानी कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, अपने जो आदिवासी द्वारा एक स्थानांतरित कृषि है, वनों को काट करके शहर बर्न है, जो वनों को काट करके साफ करके 5-7 सालों में फिर आगे चल दिए स्थानांतरित कृषि बोलते हैं आदिवासियों द्वारा, जिसको पूर्वोत्तर भारत में झूमी के नाम से जाना जाता है। ऐसी कृषि पर रोक लगनी चाहिए और आवासों भवनों के लिए जो लकड़ियां काटी जाती हैं, विशेष करके जो अधिवास बनाए जाते हैं, यदि वहां पर वन है तो उनको काट दिया जाता है, जमीन को खाली करके समतल किया जाता है। तो इनको यानी अधिवास बनते समय और भूमि को खाली करते समय ये उन पर क्या है रोक लगनी चाहिए। कृषि एवं आवासों हेतु वनों के विनाश पर रोक। इसके अलावा पौधों से जो पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो लाभ देते हैं उनको बनाए रखने के लिए वन यदि काटते हैं तो उसके एवज में वनों को लगाना चाहिए। अनुपात जो 33% भूमि पर वन होने चाहिए उनको। राजस्थान में तो 19-20% भूमि पर वन है, बहुत कम है। इस प्रकार से एक ये जो बांध से वनों के जलमग्न होने से बचाव करना चाहिए। बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उनसे क्या है वन है वो जलमग्न हो जाते हैं, तो उनसे बांधों को बनाते समय उन वनों को बचाना चाहिए। और इस प्रकार से बांधों से वनों के बांधों से वनों के जलमग्न होने से बचाव करना चाहिए। एक ये वन संरक्षण के लिए सभी प्रकार के
जो समुचित उपाय हैं, जैसे जन चेतना है, जन जागरूकता है, वनों के बारे में चेतना जागृत करके वनों के लाभ के बारे में बता करके समुचित उपाय अपनाना चाहिए। वनों का पर्याप्त स्थानों में के रूप में विकास करना चाहिए, पुनः वन लगाना चाहिए अर्थात वृक्षारोपण करना चाहिए, और वन नीति एवं कानूनों को सख्ती से लागू करना। अब क्या है कि अपन ने प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार के वर्गीकृत, अवर्गीकृत और संरक्षित है, वो वन तो पढ़े थे, लेकिन उसको जैसे पशु चराना वर्जित होता है, सरकार के अंडर होता है, लेकिन कानूनों का कड़ाई से पालन नहीं होता, तो वन नीति एवं कानूनों को लागू करना। इस प्रकार से राजस्थान सरकार में एक वनों के विकास एवं संरक्षण की दिशा में फिलहाल सचेत है और निरंतर प्रयासरत भी है। राजस्थान सरकार वनों के विकास एवं संरक्षण की दिशा में सचेत है तथा निरंतर प्रसार या प्रयासरत भी है। राज्य सरकार ने विभिन्न वनवर्गीय योजनाओं में वनों के संरक्षण एवं विकास पर पर्याप्त ध्यान भी दिया है, और जैसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं में यदि वन संरक्षण एवं वन विनाश को देखा जाए तो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में यदि देखें तो वर्ष 1953-54 में प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो 51 से शुरू हुई थी, और 53-54 का जो वर्ष था उसमें वनों के विकास हेतु ध्यान दिया गया था राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत विशेष करके जो 53-54 का वर्षीय था, 1 वर्ष की जो योजना थी, इस योजना काल में राज्य में वन अनुसंधान रिसर्च सेंटर, वन अनुसंधान, वन संबंधी शिक्षा यानी कि जो इन्वायरमेंट एजुकेशन और विशेष करके वन संबंधी जो शिक्षा, और इसके अलावा वन सीमाओं का निर्धारण और एक उसका बंदोबस्त कार्य, चारागाहों की एक सीमाबंदी के साथ साथ में सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण कार्यक्रम, इसके अलावा पौधशालाओं का विकास किया गया। इस प्रकार से 1953-54 में राज्य सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में वनों के विकास हेतु कुछ ध्यान दिया गया, और वन जो अभ्यारण्य है, जो वन विहार बोलते हैं अपने, उनमें अलवर में जैसे सरिस्का है, भरतपुर में घना पक्षी विहार है, कोटा में दर्रा है, उदयपुर में अपने जयसमंद है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर है, इनको विकसित किया गया। और जोधपुर में एक केंद्रीय सरकार के अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना काजरी अपन बोलते हैं, काजरी जोधपुर में, यानी केंद्रीय अपने जो शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी जिसका नाम है, वो वनों के क्षेत्र में उनकी स्थापना की गई थी वनों के संवर्धन हेतु। इसके बाद में आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार ने वन नीति की घोषणा की थी, और उसमें कुछ प्रमुख मुख्य बातें थी, जैसे वन उपजों से स्थानीय मांग की पूर्ति होना, वनों पर आधारित उद्योगों व कच्चा माल उपलब्ध कराना, मृदा अपरदन को रोकना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना, और वन लगा करके सीमांत भूमियों का उपयोग करना, और चारागाहों का विकास करना। ये थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा ये बातें उसमें सम्मिलित थी। इसके अंतर्गत जो विशेष करके मरुस्थल विस्तार को रोकने एवं चंबल बनास क्षेत्र में जो अपने चंबल और बनास वाला जो क्षेत्र है वो अवनालिका अपरदन से ग्रसित है, तो उसके में भूमि का जो कटाव को है उसको रोकने हेतु वनों का विस्तार पर भी ध्यान दिया गया था। वनों के विस्तार पर विशेष प्रकार का ध्यान दिया गया था, और जो इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसमें लगभग जो चंबल क्षेत्र है, चंबल बनास वाला, उसमें संपूर्ण 4530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण भी किया गया था लगभग, यानी कि 4530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया था। किसमें? चंबल बनास क्षेत्र में, भूमि के कटाव को रोकने के लिए। इस प्रकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी राज्य सरकार द्वारा एक वन नीति बना करके और उसके तहत कुछ बातों को रख करके और उस पर ध्यान दिया गया।
अब आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में पूर्व में प्रारंभ किए गए कार्यों को गति देने के साथ साथ, वो तो थे ही थे, उनको तो गति दी गई, और उसके साथ साथ सघन वृक्षारोपण कार्यक्रमों पर भी बल दिया गया। अनेक पौधशालाएं विकसित की गई और लगभग 24 करोड़ वन संबंधी योजनाओं, 24 करोड़ रुपए, यानी कि 24 करोड़ रुपए वन संबंधी योजनाओं पर खर्च किए गए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में नए क्षेत्र में वन लगाए गए, पुराने वनों का विकास करके, पौधशालाओं का विकास करके और वन कर्मियों के प्रतिशत पर विशेष ध्यान दिया गया था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में वनों के विकास हेतु 1470 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत सामाजिक वानिकी, वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है सामाजिक वानिकी, यानी नहरों एवं सड़कों के किनारों पर वृक्षारोपण, अविकसित वनों को विकसित करना, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण, ये जो व्यर्थ भूमि थी, बंजर भूमि थी, उस पर वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु वन विकास के कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण, शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में वृक्षारोपण तथा वन अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया तथा राज्य में पौधशालाओं की जो संख्या है वो 600 तक पहुंच गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना में वृक्षारोपण कार्यक्रम को एक सर्वाधिक महत्व दिया गया था और इसमें सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी जैसे कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया, जिसके अंतर्गत वनों के विकास एवं संरक्षण का एक उत्तरदायित्व है वो जो ग्राम वासियों एवं कृषकों को देने का प्रावधान किया गया, जिसके बदले में उन्हें उनसे प्राप्त होने वाले लाभ को देने की व्यवस्था थी। गैर सरकारी संस्थाओं यानी एनजीओ के तहत नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थाओं को भी वानिकी कार्यक्रम में भागीदार बनाया गया। इस प्रकार इसी क्रम में आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी वन कार्यक्रम में एक वनों के विकास हेतु एक चेतना जागृत करने के अनेक उपाय किए गए, जिसमें सघन वृक्षारोपण है, अरावली को हरा भरा बनाना है, मरुस्थल प्रदेशों में विशेष प्रकार के वृक्षों को लगाना है, चारागाहों का विकास करना है, मरुस्थलीय प्रदेशों में विशेष प्रकार के वृक्ष लगाना और वन विकास हेतु उनके जो संस्थाएं और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना जैसे कार्यक्रम चलाए गए तथा वनों के विनाश को रोकने के कदम उठाए गए। और वर्तमान में राज्य सरकार के वन विभाग के अतिरिक्त भूमि संरक्षण विभाग, जो कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, जवाहर रोजगार योजना है, इसके अंतर्गत भी वनों के विकास पर कार्य चल रहा है। गवर्नमेंट कार्य, सरकार कार्य कर रही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में